दोस्तों, जब अंग्रेज भारत को आजाद करके जा रहे थे तो उन्होंने जाते जाते भारत को ऐसा घाव दिया जो कभी भरने वाले नहीं थे, जो था भारत का बंटवारा। अंग्रेजों ने यहां शासन करते समय भारत के कई टुकड़े कर दिए थे और जब वो 1947 में भारत छोड़कर जाने लगे तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि भारत में जो राज्य या रियासतें रहना चाहती हैं वो रहें और पाकिस्तान में जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। इसके साथ ही जो रियासत स्वतंत्र रहना चाहती है वो स्वतंत्र रहे। अंग्रेजों के इस चाल ने भारत की नींव को हिलाकर रख दिया था। अब उसके लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल थी वो थी कि कैसे भारत के राज्यों का विलय किया जाए जिससे वो देश से अलग नहीं हो पाए। भारत कई रियासतों को शामिल करने में सफल हो गया, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी रहे जो भारत में शामिल नहीं हो पाए, जिसमें एक भूटान भी शामिल था जो आज अलग देश है। भूटान भारत का बहुत करीबी पड़ोसी देश है, लेकिन ये कभी भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। यहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि जब भारत ने भूटान के संस्कृति वाले हिस्से सिक्किम को लंबी लड़ाई के बाद भी अपना हिस्सा बना लिया, लेकिन भूटान को क्यों नहीं बना पाया? क्यों भारत ने भूटान के लिए संघर्ष नहीं किया और जब उसे अलग देश बनने पर अफसोस नहीं किया? इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत और भूटान संबंधों की शुरुआत 1865 ईस्वी की सिंचुला संधि से होती है। इस संधि के द्वारा भूटान को एक तरह से भारत की एक रियासत का दर्जा प्रदान किया गया था। ये संधि भूटान और ब्रिटिश भारत के मध्य हुई थी। इसके बाद फिर से साल 1910 में दोनों में पुनर्वा की संधि हुई, जिसके द्वारा तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया और भूटान ने अपने विदेशी मामलों को भारत के निर्देशन में चलाना स्वीकार कर लिया। यही हाल सिक्किम के साथ था। ये भी ब्रिटिश सरकार के प्रोटेक्टिव राज्यों में शामिल था। दोनों राज्यों में अलग अलग संधियों के चलते ये सिस्टम चलता था। भूटान और भारत के रिश्तों को थोड़ा और जानने से पहले इसके आधुनिक इतिहास की भी बात कर लेते हैं। भूटान और भारत की किस्मत में पहली गांठ पड़ी थी 1730 में, जब बंगाल की कूच बिहार रियासत पर मुगल फौज ने हमला कर दिया। कूच बिहार की सीमा भूटान से लगती थी, इसलिए कूच बिहार के राजा मदद मांगने भूटान पहुंच गए। भूटान ने कूच बिहार के राजा की मदद की और मुगल फौज को पीछे खदेड़ दिया, लेकिन बदले में वो खुद कब्जा जमा कर बैठ गए। 1760 तक कूच बिहार और भूटान का पूरा कंट्रोल हो चुका था। साल 1772 में कूच बिहार की सत्ता के लिए अनबन शुरू हो गई, जिसमें कूच बिहार में सत्ता के दो धड़े बढ़ गए, जिससे कि एक को भूटान राजशाही का समर्थन प्राप्त था, लेकिन वही दूसरा धड़ा अंग्रेजों के पास पहुंच गया, जो भारत में कुछ ही समय पहले ही बंगाल प्रेसिडेंसी पर कब्जा जमा चुके थे। वहीं इस दूसरे धड़े की मदद के लिए अंग्रेजों ने कूच बिहार में तैनात भूटान की फौज को हरा दिया। इसके बाद ब्रिटिश फोर्सेज ने कूच बिहार रियासत में अपना प्यादा बिठाकर रियासत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की डिपेंडेंसी बना दिया, यानी ऐसा राज्य जो विदेश मामलों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर था। इसके बाद कुछ सालों तक ब्रिटिश फौज और भूटान के बीच झड़पें चलती रहीं। अंत में दोनों के बीच साल 1774 में एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत तय हुआ कि भूटान अपनी फौज पीछे हटा लेगा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई भूटान में लड़की के कारोबार की इजाजत दी जाएगी। कुछ समय तक सब शांत रहा, लेकिन फिर 1784 में दोनों देशों की किस्मत में दूसरी गांठ पड़ गई। बंगाल में 350 किलोमीटर में फैला हुआ द्वार का इलाका है। भूटान राजशाही ने इस इलाके का कंट्रोल स्थानीय जमींदारों को दे रखा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जब इस पर नजर पड़ी, साल 1824 में एक ब्रिटिश मिशन भूटान पहुंचा और उन्होंने भूटान के आगे व्यापार की पेशकश रखी, लेकिन भूटान ने इससे इनकार कर दिया। उन्हें डर था कि इससे उनकी स्वायत्तता को खतरा हो सकता है। असम के हिस्से में पड़ने वाले द्वार पर अभी भी उनका कब्जा था, लेकिन इसके बदले उनको ब्रिटिशर्स को सालाना रकम चुकानी होती थी। 1826 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोअर असम पर कब्जा जमा लिया, जिसके बाद भूटान के साथ तनाव और बढ़ गया। 1834 के आसपास एक और जंग हुई, जिसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने असम के द्वार इलाके पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। इसके बाद वो भूटान को सालाना 10,000 रुपए देते थे, लेकिन जल्द ही ये शांति भी टूट गई। साल 1862 में भूटान ने एक बार फिर कूच बिहार और सिक्किम पर आक्रमण किया, जिसके बाद 1864 में ब्रिटिश राज और भूटान के बीच जंग हुई। इस जंग को खत्म करने के लिए एक समझौता किया गया। इस समझौते का नाम था सिंचुला की संधि। इस संधि के तहत असम और बंगाल के द्वार पर ब्रिटिश राज का कब्जा हो गया। बदले में भूटान को सालाना 50,000 की रकम मिली। इस दौर में जब भूटान ब्रिटिश फौज से जूझ रहा था, भूटान की आंतरिक राजनीति में भी काफी उठापटक चल रही थी। ऐसे में प्रादुर्भाव हुआ एक लीडर का, जिसका नाम था उगियन वांगचुक, जो तोंगसा के पोनलोब धड़े से ताल्लुक रखते थे। वांगचुक ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को खत्म किया और सालों चले गृह युद्ध के बाद 1885 में पूरे देश को एकजुट किया। इसी दौर में एक और घटना हुई, जिसमें तिब्बत ने सिक्किम पर आक्रमण किया, जिससे ब्रिटिश राज और तिब्बत के बीच ठन गई। भूटान इन दोनों के बीच पिस रहा था। ऐसे में उगियन वांगचुक ने मध्यस्थता का रोल अपनाया। इन्होंने ही साल 1904 का एंग्लो तिब्बत सम्मेलन कराया, जिसमें तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच व्यापार समझौते की शुरुआत हुई। वहीं 1907 में उगियन वांगचुक भूटान के राजा बनाए गए। आधुनिक भूटान की राजशाही की जड़ें यहीं से निकलती हैं। वहीं दोरजी परिवार को राजशाही में गोंजिन का पद मिला, लेकिन इन सब के बीच तिब्बत चीन के किंग साम्राज्य की आंखों में चुभने लगा। चीन नहीं चाहता था कि तिब्बत ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आए, इसीलिए 1910 में चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया। 13वें दलाई लामा को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। चीन यहीं पर नहीं रुका, उन्होंने भूटान, सिक्किम और नेपाल पर भी अपना दावा ठोक दिया।
चीन से बचने के लिए भूटान ने साल 1910 में ब्रिटिश इंडिया के साथ एक समझौता किया। इस समझौते का नाम है पुनखाती संधि। इस संधि के तहत भूटान ने अपनी रक्षा और विदेश नीति ब्रिटिश राज के सुपुर्द कर दी। बदले में ब्रिटिश सरकार ने वादा किया कि वो भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। साल 1932 में जब भारत में स्वायत्त सरकार का सवाल उठा तो एक बार दोबारा भूटान की स्थिति को लेकर मंथन किया गया। अब तय हुआ कि वक्त आने पर भूटान इसका फैसला स्वयं कर लेगा कि उसे भारत फेडरेशन से जुड़ना है या नहीं। लेकिन भूटान और सिक्किम दोनों पहाड़ी राज्य थे। दोनों को डर था कि मौजूदा संधियों के चलते उन्हें भी बाकी रियासतों की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसीलिए दोनों राज्यों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वो बाकी रियासतों से अलग हैं, उनकी संस्कृति और धर्म अलग हैं। भूटान ने 1910 में हुई संधि का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें बाकी राज्यों के साथ ग्रुप न किया जाए, क्योंकि 1910 की संधि के तहत उन्हें आंतरिक स्वायत्तता की गारंटी मिली हुई थी। जून 1947 में भूटान की तरफ से खत लॉर्ड माउंटबेटन को लिखा गया। इसमें कहा गया था कि भूटान भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहता। संविधान सभा में जब भूटान सिक्किम का सवाल उठा तो नेहरू ने स्वीकार किया कि सिक्किम और भूटान बाकी रियासतों की तरह नहीं है, बल्कि ये दोनों आजाद हैं और इन्हें भारत की सुरक्षा मिली हुई है। इसके बाद नेहरू की तरफ से भूटान को आश्वस्त किया गया कि भूटान का भविष्य बातचीत से तय होगा और इसके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। भूटान और भारत के बीच फरवरी 1948 में एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए, यानी कि जब तक आगे की राह तय न हो, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। इसके बाद अप्रैल में प्रधानमंत्री नेहरू ने भूटान को वार्ता के लिए निमंत्रण भेजा। भूटान डेलीगेशन की तरफ से गोंजिन सोनम तोब्गे दोरजी वार्ता में शामिल हुए। भूटान डेलीगेशन के आगे दो प्रस्ताव रख देते हैं। पहला प्रस्ताव था कि भूटान भारत में विलय हो जाए, इसके बाद उसे राज्य का दर्जा मिलेगा लेकिन स्वायत्तता बरकरार रहेगी। दूसरा ऑफर था भूटान भारत के साथ एक संधि करे। नई संधि के तहत भूटान रक्षा, संचार और विदेश मामलों को भारत को सौंप देगा। भूटान डेलीगेशन इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अंत में नेहरू इस बात पर राजी हुए कि संचार का क्षेत्र भूटान के पास ही रहेगा और भारत सिर्फ विदेश और रक्षा मामलों में भूटान को गाइड करेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस दौर में नेहरू चीन को लेकर आश्वस्त थे, इसीलिए उन्होंने भूटान के इंटीग्रेशन पर ज्यादा जोर नहीं दिया। यही समझौता भारत और भूटान संबंधों की नींव बना। इस समझौते के तहत भारत ने भूटान को एक स्वायत्त देश के तौर पर स्वीकार भी किया, जो भारत की सुरक्षा में रहेगा, यानी भूटान के विदेश मामले भारत के दिशा निर्देश पर तय होंगे। साल 1954 में प्रधानमंत्री नेहरू ने पहली बार भूटान के राजा जिग्मे दोरजी वांगचुक को गणतंत्र दिवस पर अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया। 1958 में नेहरू खुद भूटान दौरे पर पहुंचे। इस दौरे में इंदिरा गांधी भी उनके साथ थी। इस दौरे के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते लगातार प्रगाढ़ होते गए। शुरुआत में भूटान की तरफ से विदेशी मामलों को भारत को सौंपने के लिए कुछ हिचकिचाहट थी, लेकिन 1959 में जब चीन ने तिब्बत पर पूरी तरह कब्जा कर लिया, तब भूटान में भारत के लिए स्वीकार्यता और बढ़ गई। शुरुआत से भारत भूटान के विकास में सहयोग देता आया है। साल 1971 में भारत के सहयोग से भूटान को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता मिली और साल 2007 में पुरानी संधि को भी अपडेट कर दिया गया। नई संधि के तहत विदेश मामलों में भी अब भूटान को भारत की राय लेने की जरूरत नहीं है।